In these times of serious crisis and global pandemic, the youth of our nation needs to take a decisive step forward to help the country flourish again. Recognizing its role in educating and empowering the youth of the country, Vishwa Yuva Kendra has organized a webinar to bring together the youth and educate them to work towards a common goal of national development, particularly during these trying times. The changing socio-economic scenario has to be understood with reference to our given setting of life. परिवार, फैमिली, समुदाय, कम्युनिटी, बाजार, मार्केट और सरकार यानी स्टेट और गवर्नमेंट। आज जो परिस्थितियां हैं, इनमें ये चारों बहुत जबरदस्त दबाव में हैं। परिवार हमारे लिए सबसे बड़ी शरण की जगह बन गया है, क्योंकि घर में रहना है, बाहर निकलने की मनाही थी, लॉकडाउन था, खाली भारत में नहीं था, पूरी दुनिया में हुआ। समुदाय एकदम से पिघल गया है। जो रोज एक दूसरे से मिलते थे, नमस्ते करते थे, गले लगते थे, हाथ मिलाते थे, आते जाते थे, वो सब बंद हो गया। नुक्कड़ की दुकान पर जाना मना है, अखबार खरीदना मना है, फल वाले से बात करना मना है, स्कूल जाना मना है, दफ्तर जाना मना है। तो समुदाय पिघल गया। मंदिर मस्जिद बंद हो गए। भगवान से भी आप जा करके देवालय में या मस्जिद में या चर्च में कुछ नहीं कर सकते। जो कहना है अपने घर के अंदर रख के। बाजार हमको बहुत भरोसा देता था, एकाएक बाजार बंद हो गया। बाजार है ही नहीं, धीरे धीरे खुल रहा है और हर चीज को छूने के पहले दस्ताना पहनिए, घर में लाने पर धोइए। जहां परिवार विफल हो रहा है वहां सरकार की जरूरत है। तो परिवार से बड़ा परिवार अब सरकार का हो गया। अस्पताल, विधायक, पुलिस, सरकारी दुकान, अनाज के लिए, दवा के लिए, यातायात के साधन, बस, मेट्रो, ट्रेन। तो मित्रों, अब जो समस्या है उसमें परिवार के अलावा बाकी जो 3 मोर्चे हैं, उसमें सरकार पर ही हमको बहुत ज्यादा आशा करनी पड़ रही है और उसकी जिम्मेदारी भी है और वो स्वाभाविक भी है। लेकिन सरकार बिना समुदाय के चल नहीं सकती। इसलिए समुदाय को बनाने के लिए खास तौर पर युवकों, युवतियों को एक दूसरे से जुड़ के रहने की जरूरत है। हमारी कम्युनिटी लॉकडाउन से खत्म नहीं होती है, खाली वो स्थगित हो जाती है। लेकिन अगर बगल में किसी को अस्पताल जाने की जरूरत है, कोई बूढ़ा परिवार है जिसके यहाँ कोई है नहीं, उनके बच्चे बच्चियां दूर हैं, उनके घर में दवा लानी है, फल लाना है, दूध लाना है, कौन करेगा? युवाओं को आगे आना हो। सरकार को कौन बताएगा? सरकार ने आदेश निकाला, अब उसका कार्यान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विरोधी दल तो सरकार के साथ सहयोग करें, ये दूर की बात है। उतनी दूर तक अभी हमारा जनतंत्र विकसित नहीं हुआ है। अड़ंगेबाजी न करें, यही बड़ी मेहरबानी है। तो जो निष्पक्ष नागरिक है, यानी हम युवा युवतियों से उम्मीद करते हैं कि इसको आगे बढ़ाएंगे। युवाओं में संगठन की भी एक शैली बन गई है, एक माला जैसी बन गई है। इन संगठनों को आप समाज की माला बनाने वाला धागा समझें, उसको मजबूत रखें और सूचना शक्ति के जरिए, सेवा शक्ति के जरिए और सहयोग शक्ति के जरिए इस देश को आगे बढ़ने में मदद करिए। Corona has shown a side and sensitivity which was missing earlier, or at least we were not paying attention. And the way forward is cooperation, and cooperation with each other, whether it's calling upon elderly people, taking care of each other, those who have, making a bridge between those who don't have. And I call myself as a public representative, that is the kind of work which I have been performing in my area, with the support of huge number of youth who were on day one out in the open, reaching out to people, giving us data detail that so many migrants are stuck here without food, without adequate
facility. So many people in this area need so much of ration. So many people are willing to come and forward. So this bridge could be made because youth of the country was helping us by information, by informing us. So youth has role at all the three places in implementation, because they are the ones who are carrying goods to the areas, who are supplying things to the area, who are helping people reach out to us. They are the ones who have the knowledge, information about the area, and then they are skilled enough socially, keeping all the three parameters in mind: physical distancing, face covers, washing their hands frequently, and teaching everyone else to do the same. Indian government, as a part of the central government, I would say we acted so smartly, we acted so well, that there was a choice between economy and life. We chose life over economy. We have to start thinking in terms of make in India and making for the world in India. And when we have to start thinking on those lines, we also have to learn and bring a sense of national pride. I think everyone needs to be sensitive simultaneously for environmental cause, at the same time protecting our economy, and giving employment and revenue generation for our own people is something we have to be very focused about. And I want youth of India to be associated with this particular idea, and let this be the ideology of India. तो मुझे लगता है युवा की शक्ति तो बहुत अधिक है, और उस शक्ति से जब हम काम करेंगे, वो जो फिजिकल एनर्जी, इंटेलेक्चुअल एनर्जी, पावर टू थिंक को रोल आउट करेंगे, प्रॉब्लम्स के अपने आप सोल्यूशन निकलेंगे। और इस देश की जो काबिलियत है, मुझे उस पर गर्व है। मुझे ये मालूम है कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तानियों में अगर सबसे बड़ी क्षमता है तो वो बौद्धिक क्षमता है, और जब बौद्धिक क्षमता के साथ चरित्र की क्षमता मिल जाए तो उस देश को कोई नहीं रोक सकता। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम रास्ते से बीच बीच में भटके हैं, लेकिन भटक कर वापस अपने रास्ते चल पड़ते हैं। तो इसी लोकतंत्र का साथ रखते हुए हमें एक दूसरे की मदद करनी है, और इस देश की बौद्धिक, शारीरिक और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को एक्सप्लॉइट करके इस देश को आगे लेके जाना है। जब जब युवा की बात होती भारत में, स्वामी विवेकानंद के याद करते हैं हम लोग। हजारों बात कहा मेरे लिए, आपके लिए उन्होंने, लेकिन एक बात कहा नोट करने के लिए आपको: दे अलोन लिव who live for others, the rest are more dead than alive. वही जीवित रहता है जो दूसरों के लिए जीता है, और जो दूसरों के लिए नहीं जीता है तो मरा हुआ है। अगर दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो, अपने लिए तो बहुत काम करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, मकान बनाएंगे, मोटर करेंगे, सब कुछ करो, लेकिन दूसरों के लिए क्या कर रहे हो, उसी से आपका व्यक्तित्व बनता है। तो पहली बात यह है, अगर सारे हिंदुस्तान के लोग दूसरों के लिए करने की वृत्ति के हो जाए, तो चाहे कोरोना आए, चाहे भूकंप आए, चाहे कुछ भी आ जाए, सबके लिए रास्ता निकलता है। मैं कभी कभी सोचते रहता हूँ, दिल्ली के बगल में बह रही ये जमुना जी जाके फिर गंगा जी में मिल जाती है, और हिंदुस्तान का सरकार को बहुत अभिमान है, हमने 15,000 करोड़ रुपए खर्च किया गंगा जी को साफ करने के लिए। गंगा जी तो जो है तो है। मैं कह रहा हूँ विश्व केंद्र के माध्यम से जाए उनको संदेश, नौजवानों को जोड़ो। 15,000 करोड़ रुपए खर्च किया, अभी भी करोगे, रुपए में 1 पैसा नौजवानों के लिए दे देना, 1 पैसा रुपए में, और उस 1 पैसे में हजारों नौजवान आएगा, गंगा के किनारे में पेड़ लगाएगा, नागालैंड से आएगा, कन्याकुमारी से आएगा, सोचेगा मैंने गंगा जी से नाता जोड़ा है करके। एक बहुत बड़ा युवा पराक्रम होगा, नौजवानों को पराक्रम चाहता है नौजवान। और काम हम क्या करना है,
हमारे सब लोगों को मैंने कहा, हमारे सदस्यों को, कि खोजो कोई भूखा न सोए भारत में, ये भारत के लोगों के लिए एक हॉबी बने, इर्द गिर्द में खोजे, क्योंकि अब नौकरियां चली गई, अपना घर जाना चाहते हैं, रास्ता बंद कर रखा है, हजार दो हजार में चल के गए हैं लोग, तो उनमें से बहुत लोग भूखे हैं, तो मर भी रहे हैं कुछ लोग। तो सारे हिंदुस्तान के, सिर्फ हम नौजवान और हम स्वयंसेवक नहीं, जो भी भारत का इंसान है, थोड़ा सोचो, मेरे इर्द गिर्द में कोई भूखा तो नहीं है, उनको खाना खिलाने का थोड़ा सोचिए, ताकि भारत में कोई भूखा ना हो। March 2020 will forever be known in the education community as the month when almost all the world's educational institutes shut their doors due to the deadly coronavirus pandemic. Delhi University had closed for the mid-semester break from 9th March 2020 to 15th March 2020. Since then, the Delhi University, like other universities, has switched to an online mode. Teachers are conducting online classes from various platforms, including Google Meet, Google Classrooms, Zoom, WebEx, etc., to interact with the students. Lessons are given online by the teachers and the queries of the students are addressed. Universities are taking initiatives for providing better resources to students, free access to digital e-resources, including books and libraries. One could never even think that it is possible to access certain journals from the four walls of your home, but now it is becoming possible because of the efforts put in by the universities and the librarians of the universities. The society, the intelligentsia, the universities are closely monitoring the impacts of COVID-19 in the present scenario, and they are trying to see and find out the ways to evolve from this crisis. Richer countries are better prepared to move to online learning strategies, although with a lot of effort and challenges for teachers and parents. In middle income and poorer countries, the situation is very mixed. And if we do not act appropriately, the vast inequality of opportunity that exists will widen, will be amplified. Many students do not have a desk, books, internet connectivity, a laptop at home, and the supportive parents. Others do have. What we need to avoid or to minimize is that those differences in opportunity should not be much. These differences should not expand and cause the crisis to have an even larger negative effect on the poor students' learning. The challenge today is to reduce as much as possible the negative impact of this pandemic that is going to have on the learning and building of this scenario. This experience can get back on the path of a faster improvement in learning. As education system copes up with this crisis, they must also be thinking as to how they can recover stronger with a renewed sense of responsibility of all the stakeholders and with a better understanding and sense of urgency of the need to close the gaps of opportunities and assuring that youth from all the sections have the same chances for a quality education. मैं क्या कहना चाहता हूं, हमारे जितने कॉलेजेस हैं, schools हैं, can we not, and I have done this, I'm going to tell you just now, can we not have all the labs in the colleges, the institutes in India produce some useful product, not only for corona, COVID-19 treatment, but which are useful in society and which make us self-reliant, the message of Atmanirbharta.
You will be recognized in this country and in the world only if you specialize in one area where you are the most sought after expert. मेरी बात समझ रहे हैं? Are you understanding me? Next 20 years is your preparation to greatness. You are great. You are महान. विवेकानंद ने कहा, this is a spiritual nation. आध्यात्मिक देश है ये. यदि हम अध्यात्म को छोड़ दें तो इस देश भारत का पतन हो जाएगा. हम कैसे बाजारीकरण से हटें, कैसे हम अपने आप को आत्मनिर्भर करें? सवाल तो यही है. गरीब लोगों को जो बहुत पुअर हैं, डाउन ट्रॉडन हैं, उनको कैसे उनका उद्धार करें? सुनिए, हमारा यूथ यदि अपने आप को निस्वार्थी नहीं बना सकता, कर्म योग नहीं कर सकता, जहां वो फल नहीं सिर्फ चाहता, काम करने की अपॉर्चुनिटी चाहता है, मैं समझता हूं वो हम ढूंढ रहे हैं. Our young Indians, youth who are listening to me must note that this country is a spiritual country. While we are rebuilding, we must keep our youth away from bad habits, as was referred to by Mr. respected Subbarao ji. Liquor, drugs, and what have you. They must be in good company. They must produce products which are useful to the society, which make the country self-sufficient. यदि हमारे यूथ अपने आप को प्रोटेक्ट कर नहीं पाएंगे, अच्छी संगत में नहीं रहेंगे, तो इस देश को हम रीबिल्ड नहीं कर पाएंगे. मैं एक बार पुनः सभी लोगों को विश्व केंद्र की तरफ से इस वेबिनार में पार्टिसिपेशन के लिए धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम की हम समाप्ति करते हैं. धन्यवाद. Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.